हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन 1870 के दशक से 1947 तक को आगे कंटिन्यू करेंगे। जन राष्ट्रवाद का उदय 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, मजदूर, आदिवासी और विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में आंदोलन में जुड़ते चले गए। इस पर प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा। तो ये हम अभी तक जो आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब ये हम भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तक। ठीक है। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। यानी कि जो ब्रिटिश भारत मतलब ये जो भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उसे ब्रिटिश भारत बोलते थे। तो उस टाइम पे रक्षा के व्यय में, यानी कि रक्षा के ऊपर खर्चा जो होता था उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। और खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे, यानी कि किसी इंसान की सैलरी पर, भारतीयों की सैलरी पर, प्लस जो यहाँ पे जो उद्योग चलते थे उनके प्रॉफिट पर, दोनों पर ही टैक्स बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में उछाल आ गया था। औद्योगिक वस्तुओं की मांग की वृद्धि तो बढ़ गई, अन्य देशों से जो भारत आने वाला आयात था, यानी कि बाहर के देशों से जो हमारे देश में माल आता था उसकी कमी पड़ गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत के उद्योगों का विस्तार हुआ। यानी कि अब हम बाहर से मंगाने की बजाय अपने ही देश में ढूंढकर वो चीज़ें बनाने लगे। युद्ध की वजह से सेना के अंदर सिपाहियों की भर्ती की गई और जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया। वापस आकर उन्हीं सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों, यानी कि इंग्लैंड और ये फ्रांस, इन सभी साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण के बारे में विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। जो बाहर से आए हुए सैनिक थे ना, उनसे लोग पूछते थे कि बाहर क्या है और यहाँ पे क्या अंतर है। तो वो लोग बताते थे कि बाहर जो है सबको आज़ादी मिली हुई है, लेकिन हमारे यहाँ हमें आज़ाद नहीं मानते। हमारे ऊपर यही ब्रिटिशर्स जो हैं वहाँ पर इंग्लैंड में आज़ाद रहते हैं और हमारे ऊपर आकर हुकूमत करते हैं। तो ये सब जब बातें यहाँ के लोगों को पता चली तो उन्होंने भी यहाँ के लोगों को भी जब जागरूक किया कि हम लोग अभी गुलाम हैं तो हमें ब्रिटिशर्स का विरोध करना है, तब जाके लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया। और 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो यहाँ पर देखो 1917 में, जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में नहीं है, ये 8th क्लास की है, अच्छा सॉरी। तो आप जो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो अभी 9th क्लास में आप रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 2nd चैप्टर है उसके अंदर। तो उसके अंदर आप यही जो 1917 की बोल्शेविक क्रांति है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे 1917 में जो वहाँ की साम्यवादी पार्टी थी, लेनिन ने साम्यवादी पार्टी की स्थापना की थी और पूरे रूस के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू कर दी थी। इसके अंदर ये होता है, समाजवाद का मतलब ये होता है कि ना तो अमीर वर्ग होगा ना ही गरीब वर्ग होगा। सभी लोग जो हैं वो सरकार के मतलब नीचे काम करेंगे और सबको एक जैसी सैलरी मिलेगी, सबको काम करना पड़ेगा। ये है। तो इसमें जब सबको एक जैसी सैलरी मिल रही है, सब एक जैसा ही काम कर रहे हैं, तो और सब सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं, तो कौन अमीर और कौन गरीब। ठीक है। तो समाजवादी विचारधारा इसे बोलते हैं कि मिल बांट कर खाना और एक जैसा खाना। तो जब इस तरीके की इन्होंने भारतीयों को, राष्ट्रवादियों को ये नई प्रेरणा मिलने लगी, लोग समाजवाद से काफ़ी इन्फ्लुएंस होने लगे इस विचार से। तो ये उस वक्त का नया विचार था ये 1917 का। तो उस टाइम पर ये समाजवाद में, इसमें एक्चुअली हुआ क्या था समाजवाद के अंदर कि अमीरों के जो घर थे उनको लूटकर उसमें छोटे छोटे घर बना दिए और सबको घर दे दिए। अमीर क्या गरीब क्या, सब उसी घरों में रहेंगे, छोटे छोटे घरों में। और सबको रोजगार दे दिया, सबको खेतों पे काम करने पे लगा दिया और अब सब अनाज उगाते थे और सरकार को दे देते थे। बदले में उनको पैसे मिलते थे जो कि सबको एक जैसे मिलते थे। तो कुल मिला के ना तो कोई अमीर रहा ना कोई गरीब रहा, सब एक जैसा खा रहे हैं, एक जैसा पहन रहे हैं, एक जैसा रह रहे हैं। तो सबके पास छत तो है लेकिन कोई क्वालिटी नहीं है, सबके पास खाना तो है लेकिन खाने में कोई क्वालिटी नहीं है। और इस तरीके से मतलब लोग जी रहे थे वहाँ पे। तो इसे बोलते समाजवाद। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा।
तो 1919 के पश्चात अंग्रेज़ों के खिलाफ, अच्छा इसका आंसर आप ये लिखोगे यहाँ से, 1919 के बाद से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ? तो आपको लिखना है, एक तो ये वाला पॉइंट लिखना है, ये वाला भी लिख देना, और बस इतना ही, बस ये 4 पॉइंट लिखने हैं आपको सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, लिख देना। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला? तो ये देखो, ये जो पॉइंट्स है ना ऊपर, ये वाला मैंने इन सबको मर्ज करके लिखा हुआ है नीचे, तो पूरा आंसर मैंने बना रखा है। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से भारतीय उद्योगों का विकास हुआ और सेना में सिपाहियों की भर्ती की गई, जिन्हें दूसरे देश में युद्ध के लिए भेजा गया। वापस आकर उन्हीं सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण के बारे में विस्तार से लोगों को बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। 1917 में, अब देखो यही वाला पूरा पॉइंट मैंने ऐड कर रखा है, 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम लगा दिया। तो ये देखो, इसमें हो गया ये रूसी क्रांति के बारे में, और उससे पहले हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में यहाँ तक बताया था, यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से फिर रूसी क्रांति के बारे में बताया। तो ये पूरा आपका आंसर कंप्लीट होता है इस तरीके से। आज की ये वर्कशीट आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।